Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss the topic damping, transverse and mechanical waves. So first of all, what is meant by damping? अब हम लोग ऑसिलेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑसिलेशन होता क्या है। ऑसिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाइब्रेशन when the body covers the distance from one extreme position to the other extreme position and then come back again to the same extreme position, तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो उसकी एक वाइब्रेशन थी, वो एक उसकी ऑसिलेशन थी। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, या जिसे हम डैम्पिंग भी बोलते हैं। डैम्पिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो ये आप यहाँ से देख लें। अब बेसिकली डैम्पिंग मीन्स द ऑसिलेशंस व्हिच फेड्स अवे the amplitude, frequency and energy of the oscillation does not remain constant. इस किस्म की वाइब्रेशन या इस किस्म के ऑसिलेशंस जिसमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता रहता है। एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर रही है। इस किस्म के ऑसिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस किस्म के ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्पिंग। ठीक है, अगर आप ये देखिए ग्राफ में देखें कि अगर आप ये देखें, ये आपके पास जो फर्स्ट आपके पास ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें आपके पास ये वेव मतलब आपके पास प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेशन, इस किस्म का ग्राफ आ रहा है। और ये सेकंड ग्राफ में भी आपके पास दोनों में डिफरेंस। अगर आप सेकंड ग्राफ में देखें तो आपके पास लिखा हुआ है अनडैम्प्ड और सस्टेन्ड ऑसिलेशंस एंड फर्स्ट ग्राफ पे लिखा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, हम सेकंड पे पहले मूव करते हैं। सेकंड में देखिए आपके पास ये जो वेव्स आ रही हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये मैं बताऊंगी कि इस किस्म की वेव्स को हम क्या कहते हैं। ये अपर पोर्शन को लोअर पोर्शन के इनके प्रॉपर नेम्स होते हैं। ये हम टाइप्स ऑफ वेव्स में इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपके पास ये जो अपर पोर्शन है एंड द सेकंड अपर पोर्शन एंड द थर्ड अपर पोर्शन, इनकी देखिए हाइट सेम है और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू मींस ये जो इसकी ये जो आपके पास इसका हाईएस्ट पॉइंट है, बेसिकली ये शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को। जो हम किसी भी बॉडी को उसके मीन पॉइंट से, उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो मैक्सिमम पॉइंट तक हम लेकर जाते हैं ना, ये उसकी आपके पास मैक्सिमम हाइट है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज दिस। तो ये देखिए फर्स्ट आपके पास वाइब्रेशन में भी उसका मैक्सिमम हाइट सेम थी, सेकंड में भी उतनी है, थर्ड में भी उतनी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं हो रही, एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही। तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, यानी आपके पास ऐसी ऑसिलेशन है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। बट इन केस ऑफ सेकंड में देखिए आपके पास फर्स्ट वेव अपर पोर्शन, सेकंड इसकी हाइट डिक्रीज कर गई है सेकंड वाले की, थर्ड वाले की अगेन हाइट डिक्रीज कर गई है। इट मींस कि कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड यानी हाइट ऑफ दी जो वेव है, हाइट ऑफ द बॉडी है, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो जब कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस कि उसकी जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो सच वाइब्रेशंस इन विच एम्पलीट्यूड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, its frequency and energy amplitude does not remain constant and keep on going decreasing, और आपके पास वो डिक्रीज होता रहता है। इस किस्म के ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जिनमें ये प्रोसेस नहीं होता, कांस्टेंट रहता है सब कुछ, उनको हम सस्टेन्ड ऑसिलेशन कहते हैं या फिर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। राइट, अब आपके पास यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, मींस आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गई ना। अब डैम्प में आगे आगे पास आ सकते हैं कि फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, अब फ्री वाइब्रेशंस क्या होती हैं? फ्री वाइब्रेशन नाम से जाहिर है कि इस किस्म की वाइब्रेशंस के जिनको आप एक दफा तो मूव करवाओ, यानी वाइब्रेशन को आप प्रोड्यूस करवाओ, एक्सटर्नल फोर्स दो, लेकिन उसके बाद वो खुद ब खुद आपके पास वाइब्रेट होती रहे, आपको कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती। सेम इज द केस विद अ सिंपल पेंडुलम। आप पेंडुलम की एग्जांपल देखें कि जो पेंडुलम ऑफ द क्लॉक है, वो एक दफा जब क्लॉक स्ट्राइक करेगी, लाइक 12 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, वो एक दफा उसको फोर्स अप्लाई करेगी और वो आपके पास क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। उसके बाद कंटिन्यूसली वो फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स उसके ऊपर कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, बल्कि उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो मूव करता रहेगा। इट मीन्स कि इस किस्म की जो वाइब्रेशंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशंस बोलते हैं। और फोर्स वाइब्रेशंस ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं विच नीड कंटिन्यूस फोर्स,
जिन्हें प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें कंटिन्यूस फोर्स की जरूरत होती है। इस किस्म के वाइब्रेशंस को हम लोग फोर्स वाइब्रेशंस कहते हैं, जिसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं डीजल इंजन। अब देखिए, जब इंजन आप स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं, आपके पास क्या होता है, गाड़ी की खिड़कियां, उसकी विंडोज और उसकी जो आपके पास हर चीज, सीट्स वगैरह वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप आपके पास अनप्लग करोगे, आप उसकी की आप निकाल लोगे या इंजन को स्टॉप कर दोगे, वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो जो वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, इंजन के अंदर गाड़ी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही थी, वो बेसिकली फोर्स्ड वाइब्रेशंस थी, जिनको फोर्स किया गया था, यानी आपने की लगाई, इंजन स्टार्ट किया, तब वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी। तो ये आपके फ्री वाइब्रेशंस होती हैं विच नीड द फोर्स ओनली वंस। एक दफा हम फोर्स लगाते हैं, उसके बाद do not need any force, no external force is required and continuously produce the vibrations. और फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली नीड द एक्सटर्नल फोर्स टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन। इसमें कंटिन्यूसली हमें वाइब्रेशंस की जरूरत, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, ताकि आपके पास वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होती रहे, राइट। तो ये तो हो गया फोर्स एंड फ्री वाइब्रेशंस। अब ये आपके पास कुछ उसकी डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। ये जब आप लोग दोबारा से लेक्चर्स सुनेंगे, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ताकि आप लोग ये नोट डाउन कर लें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था कि डैम्पिंग पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उससे पहले, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली व्हाट इज द वेव इज, वेव होती क्या है। अब वेव बेसिकली आपके पास क्या हो रही है, वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन एनी मैटर। वेव बेसिकली आपके पास क्या होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मैटर में, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस, and that transfers the energy from one place to another, right? Wave is such kind of oscillation or such type of disturbance that travels through space and matter, जो कि किसी भी मैटर में से पास करती है वो डिस्टर्बेंस, वो वाइब्रेशन, और जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। यानी वेव आपके पास एक डिस्टर्बेंस है। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर आप ले सकते हो, इसमें देखें तीन चीजें हैं। नंबर वन, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव एक डिस्टर्बेंस है। नंबर टू, इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, वेव इट मीन्स कि एनर्जी कैरियर है, वेव जो है वो एनर्जी कैरी करेगी, वेव जो है वो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड थर्ड पॉइंट, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। ऐसा नहीं है कि जिस चीज में वेव प्रोड्यूस हो रही है वो मटेरियल इटसेल्फ पूरे का पूरा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, बल्कि आपके पास सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास आपके घर के पास मॉस्क है, मॉस्क का स्पीकर है, ठीक है ना, एंड दैट इज अ सोर्स, वो एक सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो, राइट। एंड योर होम इज ऑब्जर्वर, आप कह लो कि आपका घर है, आप घर में बैठे हुए और आप उस साउंड को सुन रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। अब हाउ द साउंड, अब साउंड भी तो वेव्स ही है ना, साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव, साउंड प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो कि आप अर्ली में ख्याल से छोटी क्लासेस में आप लोग साइंस में पढ़ते हो कि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, इन तमाम चीजों के बारे में। अब आपके पास क्या होगा, जैसे स्पीकर ऑन होगा, स्पीकर में आपके पास बोला जाएगा, अजान दी जाएगी, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो वाइब्रेट करेगा और उसके अंदर से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वो साउंड वेव्स पूरे इलाके में फैल जाएंगी। इट मीन्स कि वो एक एनर्जी थी, वेव एक एनर्जी है जिसने साउंड को ट्रांसफर किया है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, स्पीकर से आपकी आपके घर तक, आपके नेबर्स के घर तक, पूरे इलाके में वो साउंड प्रोड्यूस हुई है, सुनी गई है, लेकिन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल। अब साउंड किसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, स्पीकर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। क्या वो स्पीकर तो नहीं ना उठ के सबके घरों में चला गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि वेव्स जो है वो आपके पास एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। हम पानी को डिस्टर्ब करते हैं, पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं या कोई भी चीज उसके अंदर फेंकते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है, तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। आप
टेबल है, टेबल को आप टैप करोगे यानी इट मीन्स कि आपने उसको डिस्टर्ब किया तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। आपके पास रस्सी है, आपने रस्सी को पकड़ा है, आप उसको अपने हैंड को फ्लिप करोगे ऊपर नीचे की तरफ तो आपके पास उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, यानी आपने उस रोप को डिस्टर्ब किया, आपने उस स्लिंग को डिस्टर्ब किया है। इट मीन्स कि व्हेनेवर यू डिस्टर्ब एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वेव इज प्रोड्यूस, और उस वेव की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब वो एनर्जी किसी किस्म की भी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, वो लाइट को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वो साउंड को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वो किसी किस्म के जर्क को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि वेव होती क्या है, राइट? अब मुझे ये बता दें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल है कि यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि आपके पास व्हाट आर द वेव्स, तो मुझे काइंडली मुझसे क्वेश्चन कर लें। एनी प्रॉब्लम बेटा? राशिद, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैं आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? अब आ रही है। अच्छा, आपने लेक्चर सुना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? तो बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे व्यू दे दें। सुभान, शहीद, तला। मैम समझ आया। राइट बेटा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेव्स। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब दीज आर बेसिकली आपके पास टाइप्स ऑफ मीडियम के लिहाज से है कि आपके पास मीडियम के लिहाज से कितनी आपके पास वेव्स आ रही है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, longitudinal waves and the transfer waves. Mechanical waves are further divided into two types, longitudinal waves and the transfer waves. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास सिंगल, उसके आगे कोई टाइप नहीं। ठीक है, अब बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। Those waves which need medium for its propagation or for its movement, ऐसी वेव्स जिनको पास करने के लिए, जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम में उनको किसी मटेरियल की जरूरत होती है, दे नीड सॉलिड, दे नीड लिक्विड, दे नीड गैशियस मीडियम। ठीक है, तो इट मीन्स कि ऐसा मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको अपने मूव करने के लिए, अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इस किस्म की वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एंड द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इस किस्म की हम वेव्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या है, आपके लिखी हुई हैं। हम फर्दर आगे मूव करते हैं। जैसे जी, मैकेनिकल वेव्स, दोज वेव्स व्हिच नीड अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है, जैसे साउंड, एयर, वाटर, रोप्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी वेव्स। अब देखिए, साउंड है, साउंड का जो डिटेल में है वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, कि नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, साउंड किस तरह से मूव करती है। देखिए, साउंड जो है वो सॉलिड में से भी प्रोड्यूस, साउंड अगर आप वैक्यूम में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, स्पेस में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसको किसी मटेरियल की जरूरत होती है। आपके पास सॉलिड है, सॉलिड में से साउंड प्रोड्यूस होगी। लिक्विड, आप जैसे हम अगर कमरे में बैठे हम बातें कर रहे होते हैं, हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है, क्लासरूम में सुनाई देती है, तो क्लासरूम में बेसिकली क्या है, एक गैशियस मीडियम है, एयर है, एयर होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। सॉलिड में से भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, लिक्विड में से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम एयर, एयर वेव्स, अल्टीमेटली देखो एयर वेव्स हैं, एयर की वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए अल्टीमेटली एयर तो जरूरी होगी। in order to produce the water waves, water is required. In order to produce the waves in rope, अगर हमने एक रोप के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर, एक स्प्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवानी, तो अल्टीमेटली वो मटेरियल होना चाहिए। अर्थक्वेक, जो जलजिला आता है, अब जलजिला आपके पास क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि इसका जो मरकज था वो लेट्स सपोज कश्मीर था, लेकिन हमें यहाँ तक रावलपिंडी तक उसके झटके महसूस हो रहे होते हैं, जर्क्स हमें मिल रहे होते हैं। वो क्यों होता है, आफ्टर शॉक्स क्यों आते हैं? बिकॉज वो एक वाइब्रेशन होती है, वो एक
साउंड होती है वो एक वेव होती है जो कि उस इलाके से पास होती है थ्रू अर्थ, एक सॉलिड मटेरियल के थ्रू पास होती है और यहाँ तक वो वेव्स पहुंचती है। तो अर्थक्वेक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। सुनामी वेव, सुनामी जो आपके पास वाटर के अंदर जो एक किस्म का जो वाटर अर्थक्वेक होता है ना, पानी के अंदर जो जलजला आता है उसे हम सुनामी कहते हैं, आप इसे कह सकते हो। तो ये तमाम वो वेव्स हैं जिनको आपके पास किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। Examples of electromagnetic waves. Electromagnetic waves already I told you those waves which do not need medium, जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो आपके पास इटसेल्फ विदाउट मीडियम अपने आप को मूव करवा सकती हैं। इसमें आपके पास आ जाता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज एंड गैमा, राइट। तो आपके पास ये जितनी भी वेव्स हैं इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ आपके पास जो है वो खुद ब खुद मूव कर सकती है। Now, what is the difference between the electromagnetic wave and the mechanical wave? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस आ जाता है तो आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ कॉलम, आप एक कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखते हैं, सेकंड में मैकेनिकल। द फर्स्ट पॉइंट इज देयर डेफिनेशन, द वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, right, that is electromagnetic which need medium for the transfer of energy, they are called mechanical waves. Second point, electromagnetic wave can ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जब हमने कहा कि इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती तो इट मीन्स कि ये वैक्यूम में से, स्पेस में से भी आराम से पास हो सकती हैं, ठीक है, बट दे कैनॉट नीड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लेकिन ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती क्योंकि जब हमने कहा कि मीडियम रिक्वायर्ड है तो वैक्यूम इज नॉट अ मीडियम। वैक्यूम तो आपके पास एक, आपके पास जो है ना फ्री स्पेस है, ठीक है ना, वहाँ पे सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है। एंड लास्ट इज द एग्जांपल, light is the example of the electromagnetic waves and sound is the example of the mechanical waves, right। तो ये आपका जो है आज हमने यहीं तक पढ़ना था, मतलब इसका सिर्फ आज का ये वाला द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव्स। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे ज़रा मुझसे पूछ लें ताकि हम जो है नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें। Anybody have a problem? Okay, as we have discussed in the previous Zoom classes about the simple pendulum and the time period, तो आपके पास यहाँ पे भी वही चीज़ है आपके पास, the first numerical. Okay, now who will read the first numerical? Anybody of you? Good. अच्छा, can you tell me कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ given है and what we have to find? यहाँ पे हमें क्या find out करना है? लेकिन जब भी आपके पास न्यूमेरिकल हम करते हैं हमारे पास दो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जी सुभान, यू कैन से बेटा, बताएं। एक तो गिवन डाटा, सेकेंड टू फाइंड एंड द थर्ड वन इज दी फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हम इसमें गिवन क्या है एंड थर्ड वन आपने इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। इट मीन्स टाइम पीरियड आपको गिवन है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, अब आपने फाइंड आउट करनी है, बेसिकली यहाँ पे लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, बट लेंथ ऑन द अर्थ एंड लेंथ ऑन द मून, ठीक है। और आपको साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है वो भी गिवन है, राइट।
अब इसके लिए हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. नाउ दिस इज इट्स सॉल्यूशन. व्हाट इज द गिवन डाटा? टाइम पीरियड इज 2 सेकंड. gm means gravitational acceleration on moon, और वो उन्होंने दी हुई है GE डिवाइडेड बाय 6. GE मीन इट इज बेसिकली, हम इसको कहते हैं 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ. यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है उसका 6 पार्ट होता है. ठीक है, तो हम GE डिवाइड बाय 6 करेंगे, और GE आपको पता है कि क्या होता है 10. 10 डिवाइड बाय 6 इट विल बी 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये आपको अंडरस्टूड, ये भी आपको याद होनी चाहिए कि मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है 1.66, क्योंकि हर बॉडी की, मून है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, हर बॉडी की आपके पास जो है वो सेपरेट आपके पास क्या होती है gravitational acceleration होती है. Next we have to find out the LE and LM means length on the earth and length on the moon. तो सिंपली उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, we have to use the formula. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 पाई एल बाय जी. अब देखिए इसमें हमने एल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको पहले फॉर्मूला को अरेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास क्या हो जाए, हम पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ताकि आपके पास हमें पता चल जाए कि हमने इक्वेशन में किस तरह से वैल्यू पुट करनी है. तो आप यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लें. ठीक है, टी स्क्वायर 2 पाई एल बाय जी अंडर रूट होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 पाई पाई स्क्वायर. देखिए ये स्क्वायर रूट एल और जी के ऊपर अल्टीमेटली ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी एल बाय जी. ये एक इक्वेशन आ गई. अब आपने यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so you can arrange the formula gt square divided by 4 pi square. So this is your final formula. L is equal to gt square 4 pi square, right? तो ये आपका जो है ये फॉर्मूला है. अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे. ये देखिए आपके पास फॉर्मूला ऑन अर्थ के लिए आप करेंगे. अर्थ के लिए जस्ट वैल्यू क्या चेंज होंगे, आप एल के साथ ई लगा देंगे और बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ जी की वैल्यू चेंज होगी. यानी अर्थ के लिए आप जी ई यानी 10 वैल्यू पुट करेंगे, और मून के लिए आप क्या करेंगे जी एम यानी इस जी एम की जगह लगा देंगे 1.66 और यहाँ पे 10 लगा देंगे. तो आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ जाएगी आपके पास ऑन अर्थ एंड ऑन मून, राइट. तो ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी रीड आउट करें. A pendulum is of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of G on the surface of the moon? Okay, can you tell me what we have to find out here? क्या find out करना है हमने यहाँ पे? जी सुभान बोले बेटा. You can unmute your mic, आप unmute कर सकते हैं. मैम जी ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, and what is given? Given क्या है आपको? मैम लेंथ गिवन है, Right. टाइम गिवन है, ये लेंथ और टाइम, टाइम गिवन है, ये कौन सा सिंपल टाइम और टाइम पीरियड गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है. Very good, very good, excellent. Now we will move toward the मैम solution of. वही फॉर्मूला रहेगा. Okay, now this is the solution of the next numerical, right? Length is 0.99 meter, टाइम पीरियड इज 4.9. जहां पे भी देखें टाइम पीरियड के लिए या तो अगर सिंपल पीरियड का भी वर्ड लिखा होता है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, या पूरा वर्ड लिखा होता है टाइम पीरियड, देन आपके पास कैपिटल टी होगा. लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ टाइम का वर्ड यूज किया होगा कि टाइम आपके पास जो है वो इतना गिवन है, तो उसके लिए सिंपल आपके वो स्मॉल टी हो जाएगा. एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल में है कि आपके पास जो आपके पास पेंडुलम है उसको मून पे लेकर गए हैं. ठीक है, सो अगेन सेम फॉर्मूला, वेरी सिंपल. आपके पास you have to find out the value of g squaring on both sides करके, this is the formula 4 pi l t. Everything is given, so you can easily solve this.
Now we will move towards the third numerical. The third numerical is this. Find the time periods of the simple pendulum of 1 meter length placed on the earth and on the moon. The value of the G on the moon is 1 by 6th of the value on the earth and G is same, very simple. यहाँ पे अब आपको उन्होंने कहा कि अब आपने टाइम पीरियड्स फाइंड आउट करने हैं सिंपल पेंडुलम के ऑन अर्थ एंड मून, यानी TM एंड TE आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन क्या है, लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1.66 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ वो भी आपको गिवन है, दैट इज 10, राइट। Now this is the solution of 10.3. Length is 1.1 meter, GA is 10 meter per second square, and according to question 1 by 6th of, यानी gravitational acceleration उन्होंने क्या कहा था, on moon is 1 by 6th of gravitational acceleration on earth, यानी simple वही हो जाएगा 10 divided by 6, it will be 1.66 meter per second square. अब हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे. What we have to find, TE and TM. So by using the formula, T is equal to 2 pi L by G, everything is given, L length 1 and G आपको given है. दोनों की केस में G की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, for earth it will be 10 and for moon it will be 1.66, right? Now we will move towards the last numerical of today, that is 10.4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when G is equal to 10 meter per second square, right? So it is given that this pendulum completes one vibration in 2 seconds. So what is 2 second here? यहाँ पे 2 second क्या होगा, तो अभी हम आगे देखते हैं. We have given 2 सेकेंड. अब कैसे आपको पता चला कि टाइम पीरियड यहाँ पे 2 सेकेंड्स है? अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड की डेफिनेशन है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है, इट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है. इट मीन्स इट 2 सेकेंड एज इट्स टाइम पीरियड. G is the gravitational acceleration. You can find out the length. Again, you have to arrange the equation और आपके पास ये final equation आ जाएगी. L is equal to T square G by 4 pi square. So this is your final equation. You will put all the values here और आपको जो है आपका solution आ जाएगा. Hope so you have no any problem regarding this. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है काइंडली मुझसे दोबारा पूछ लें.